Welcome back, guys, to our classes, CA Anjali Chan classes. You're ready to make audit easy. So, कल का जो अपना लेक्चर था, it was totally dedicated on ethical requirements plus independence. And आज का जो अपना लेक्चर रहेगा, it will be dedicated to professional judgment. And अपना टॉपिक क्या था again? Essay 200. I'll be reminding you again and again whenever we will starting the lecture that we are studying with the essay 200, and in essay 200 we have various topic variety of topics and we need to remember them all. Okay, so I think we should do one thing. Whenever our lecture for SC 200 will be completed, I'll give you one flow chart where I'll write up all the topics which have been covered and which will be important for CA Inter or CA Final. I'll be highlighting those for you, right? जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें पढ़ना कितना है और लिखना कितना है। एक्चुअली जो मैं तुम्हें समझाती हूँ वो सारा तुम्हें नहीं लिखना होता, इट वॉज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। ठीक है, लिखना क्या है वो भी वैसे मैंने तुम्हें एथिकल रिक्वायरमेंट में बताया था, इसी तरीके से आज प्रोफेशनल जजमेंट में भी बता दूंगी। एंड इफ देर आर टॉपिक्स वेयर मैंने नहीं बताया कि क्या लिखना है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, आई टोटली गिव यू वन ऑन वन आंसर इन माई टेलीग्राम चैनल, और यू कैन सिंपली आस्क थ्रू यूट्यूब कमेंट बॉक्स ऑल्सो। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इट इज प्रोफेशनल जजमेंट। क्या है प्रोफेशनल जजमेंट? तो प्रोफेशनल जजमेंट हमारे पास क्या होती है? इट्स द स्किल सेट ऑफ अप्लाइंग योर नॉलेज, अप्लाइंग योर एक्सपीरियंस विद लॉजिक। किस लिए? टू टेक द डिसीजन ड्यूरिंग एन ऑडिट। ऑडिट करते हुए आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, एंड उस डिसीजन में आपको क्या मदद करेगा? प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, जो ऑडिट है वो क्या है? ऑडिट इज नॉट अ चेकलिस्ट। ऐसा नहीं है अच्छा दिस टास्क डन, दिस टास्क 2 डन, टास्क 3 डन, टास्क 4 डन, ऐसा नहीं है। यू हैव टू लॉजिकली थिंक द logically think over the situation, then you will be applying your professional judgment and take the decision. ठीक है, तो इसे हम पहला पैरा पढ़ लेते हैं एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी बुलेट बीइंग रिटन हियर। ठीक है, कि प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ कहाँ पे अप्लाई की जाती है और किस तरीके से हमारा जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए। सबसे पहले, प्रोफेशनल जजमेंट इज असेंशियल टू प्रॉपर कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट को अच्छे से करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए। दिस इज बिकॉज इंटरप्रिटेशन ऑफ रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स पढ़ा था हमने, फंडामेंटल 5 प्रिंसिपल, and the essays and the informed decision required throughout the audit can't be made without the application of relevant knowledge and experience। यही चीज मैंने कहाँ लिखी है? अपने हैंड रिटन नोट्स में। यहाँ से तुम इसको रिवाइज कर सकते हो। So, and experience to the facts and circumstances. Professional judgment is necessary in particulars regarding decision about। अब हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने ये देखा, ठीक है, प्रोफेशनल जजमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट प्रॉपर ऑडिट। ऑडिट प्रॉपरली करने के लिए हमें प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए, क्योंकि देयर विल बी एंडलेस एन नंबर ऑफ सिचुएशन जहाँ पे हमें जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। हर चीज बुक में नहीं लिखा होता, हर चीज गाइडेंस नोट्स बाय आईसीआई में नहीं लिखा होता। इट विल वेरी ऑन सिचुएशन बेसिस, तो वहां पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है। एंड वो डिसीजन कैसे लेंगे? प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई करके। एंड प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? योर नॉलेज रिगार्डिंग अकाउंटेंसी, रिगार्डिंग टैक्सेशन, रिगार्डिंग इनकम टैक्स, वट एवर एरिया। ठीक है, मतलब कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का एप्लीकेशन और आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड प्लस लॉजिक फिटिंग इनटू द सिचुएशन। ये क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट है। अब ऑडिट की लैंग्वेज में हम प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ कहाँ किस किस एरिया में अप्लाई करते हैं, वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट विथ दैट। सबसे पहले अपने पास है मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। प्रोफेशनल जजमेंट मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क में कैसे हेल्प करता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क का मीनिंग। तो मटीरियलिटी का भी मैंने एक सेपरेट यूट्यूब वीडियो डाला हुआ है,
आई विल सजेस्ट कि इस लेक्चर को देखने से पहले या फिर जब तुम प्रोफेशनल जजमेंट का एक्सप्लेनेशन सुन चुके हो, प्रोफेशनल जजमेंट के एरिया से पहले आपको मटीरियलिटी की डेफिनेशन देख लेनी चाहिए, जो कि मैंने डाली हुई है यूट्यूब पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको दे दूंगी। एंड ऑडिट रिस्क का भी आपको पता होना चाहिए, एंड अगेन उसका भी सेपरेट वीडियो है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आपके लिए, ठीक है। वो मेरे एक्चुअली स्पेशल डाउट क्लियरेंस सेशन का पार्ट था, दोनों ही डाल दूंगी, शॉर्ट वीडियो है, यू कैन गो थ्रू दैट, तब तुम्हें समझ आ जाएगा। बट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम अपना जो डिस्कशन है वो रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं कि हम मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क में किस तरीके से प्रोफेशनल जजमेंट का मसाला लगाने वाले हैं। आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज मटीरियलिटी, व्हाट इज ऑडिट रिस्क, ठीक है। तो इसीलिए ही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको नहीं पता है तो यू शुड गो फर्स्ट विद अदर वीडियोज, आई विल बी गिविंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो हम इसको अपने नोट से पढ़ते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, बेयर ऐसे है वो, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैम। सबसे पहले मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, ये अपना पहला एरिया है जहाँ पे हम प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करने वाले हैं। लेट्स सपोज कि जो मटीरियलिटी है हमने क्या करी, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट पे निकाल लिया है। जितना भी मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, नेट प्रॉफिट कब, जब मैंने उसमें से डेप्रिसिएशन भी लेस कर दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेस कर दिए हैं, उसके बाद टैक्स प्रोविजंस को भी मैंने क्या कर दिया, लेस। तो उसके बाद मेरे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट। एंड जो मेरे पास नेट प्रॉफिट आया है उस पर मैंने 5% का क्या लगा दिया, मटीरियलिटी का कैप लगा दिया कि फॉर एग्जाम्पल जो मेरा नेट प्रॉफिट था वो कितना है, यहाँ पे नोट्स में मैंने नेट प्रॉफिट लिया नहीं है, ठीक है। तो इसको जो मैंने 20,000 और 3 लाख का एग्जाम्पल दे रखा है तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपना जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है मेरे पास, 1 लाख आ रहा है, ठीक है। हाँ, इतना छोटा ही क्लाइंट है हमारा, ठीक है। फॉर कैलकुलेशन पर्पस मैंने 1 लाख लिया है। अब 1 लाख का जो नेट प्रॉफिट है उस पर मुझे मटीरियलिटी निकालनी है 5% की, तो कितना रह जाएगा मेरे पास, या फिर 10 लाख ले लूं, 10 लाख ज्यादा ठीक है। 10 लाख का लिया मैंने, 10 लाख पे मैंने क्या किया, 5% का मटीरियलिटी निकाला, जो कि मेरा आ जाएगा 50,000। कितना आएगा, 50,000। अब जब ऑडिटर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट किया, इन्वेस्टिगेट किया, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए, उसको कोरिलेट किया, तो वहां पे उसने देखा कि 20,000 का गलती है, क्या है वहां पे, 20,000 का। और जो मेरी मटीरियलिटी है वो कितनी थी मेरी, 50,000। तो वहां पे ये जो 20,000 की एरर है वो क्या हो जाएगी मेरे लिए, इरेलीवेंट हो जाएगी, जिसको कि मैं क्या कर सकती हूँ, इग्नोर कर सकती हूँ, और जिसे मैं क्या कहने वाली हूँ कि मिस्टेक ऑफ 20,000 विल बी इमटेरियल टू मी, इट विल नॉट बी मटीरियल एट ऑल, दैट्स व्हाई आई विल बी इग्नोरिंग दैट, ठीक है। फिर एक और उसको स्टेटमेंट मिलती है, एरर मिलती है, कितने रुपए की, 3 lakhs की, कितना, 3 lakhs। तो अब मेरा जो मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड था वो कितना था, 5% का, ठीक है। 5% का मटीरियलिटी था, 50,000 आया था, एंड जो मेरा मिस्टेक है वो 3 लाख का है, तो आई नीड टू इन्वेस्टिगेट देम फर्दर। मतलब कि मेरा क्राइटेरिया क्या था, मटीरियलिटी क्या, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर मेरा जो गलती है उस थ्रेशोल्ड से एक्सीड करेगा तो ही मैं उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करूंगी, अदरवाइज मैं उसको एग्रीगेट करूंगी, और एग्रीगेट करने के बाद हमारे पास परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है, एंड फिर हम परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को देखेंगे। बट इतना डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, ठीक है, वो मैंने सेपरेट वीडियो में समझा रखा है। एंड उसके बाद अपने पास क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड भी होती है, सीटी, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ता है। अब बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट। मैंने तुम्हें क्या किया, जस्ट फैक्ट बताए हैं कि 5% हम लगा रहे हैं नेट प्रॉफिट पे, 50,000 की मेरे पास मटीरियलिटी आई थी, एरर मेरे पास एक 20,000 की थी, एक 3 लाख की थी, 20,000 को मैंने इग्नोर कर दिया, 3 lakhs वाली को मैं फर्दर इन्वेस्टिगेट करूंगी। ये मेरा क्या है, केस स्टडी है, फैक्ट है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट आर द एरियाज ऑफ जजमेंट हियर। अब
आई बी गिविंग यू 45 सेकेंड। आप सोचो कि इस पूरे फैक्ट एंड केस में जजमेंट कहाँ पे अप्लाई की जा सकती है। यू हैव 45 सेकेंड्स। ठीक है। ओके। सो जो सोच पाए हैं वेल इनफ, और जो नहीं सोच पाए हैं वो पॉज करके सोच सकते हैं। आई एम गिविंग यू द आंसर। सबसे पहले मेरा जो मटीरियलिटी में प्रोफेशनल जजमेंट का एरिया होगा वो क्या होगा, ये परसेंटेज, कि मैंने 5% को किस तरीके से डिसाइड किया कि ये 5% ही होना चाहिए। 3 भी तो हो सकता था, 2 भी तो हो सकता था, 10 भी तो हो सकता था। वैसे 10% कभी जाता नहीं है प्रैक्टिकल सिनेरियो में, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि ये जजमेंट का एरिया है। देन सेकंड जजमेंट का एरिया, मैंने नेट प्रॉफिट पे ही क्यों लगाया है, वाई आई डोंट हैव टेकन इट ऑन एबिटा, या फिर रिवेन्यू, ठीक है, या फिर टोटल एसेट्स, उस पे मैंने क्यों नहीं लगाया परसेंटेज जो भी मैंने डिसाइड किया है। तो ये मेरा एक प्रोफेशनल जजमेंट का एरिया हो गया। तो इस तरीके से अब बात ये है कि जो नेट प्रॉफिट है, एक्चुअली ना मटीरियलिटी को डिसाइड करने के हमारे पास बेंचमार्क होते हैं। और वो बेंचमार्क, सबसे पहले तो मटीरियलिटी को डिसाइड करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर जैसे कि मेरा क्लाइंट कैसा है, उसका नेचर ऑफ ऑपरेशन कैसा है, उसका साइज ऑफ बिजनेस क्या है, वो कौन सी इंडस्ट्री और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है। ये सब कुछ फैक्टर्स देखे जाते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी, और हम क्लाइंट के बिजनेस मॉडल को देखते हैं कि क्या ज्यादा बेटर रहेगा। अब कोई सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री में मेरे पास एसेट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिलेगा ही नहीं। इंटेंजिबल एसेट्स ही होगी मेरे पास बेसिकली, और कुछ छोटा मोटा टेंजिबल एसेट्स होगा। ठीक है, आउटलेट्स होगी नहीं मेरे पास ऑनलाइन बिजनेस में, राइट। तो ऑनलाइन बिजनेस हो गया, सर्विस इंडस्ट्री हो गई, वहां पे इन्वेंट्री इन्वेंट्री मिलेगी नहीं, तो मैं किस पे लगाऊंगी, मेरे को ये सोचना पड़ेगा ये क्या है, ये नेचर ऑफ बिजनेस को मैंने एसेस करना है। एंड उसके बाद मैं कोई एक बेंचमार्क चूज करने वाली हूँ। बेंचमार्क क्या, नेट प्रॉफिट, टोटल एसेट, या फिर एक्सपेंस हो गए, ठीक है, इस तरीके से, या फिर रिवेन्यू हो गया, वो देखना होता है। तो ये थे मेरे जजमेंट के एरियाज। आई थिंक यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि मैं टॉपिक जजमेंट पढ़ा रही हूँ, और जजमेंट मटीरियलिटी को डिसाइड करते हुए कहाँ पे लग रही है। एक तो परसेंटेज डिसाइड करने में, और एक बेंचमार्क। नेट प्रॉफिट क्या है, मेरा बेंचमार्क है। बेंचमार्क और भी होते हैं, जैसे टोटल सेल्स हो गई, टोटल एसेट हो गई, ठीक है, ग्रोस मार्जिन भी हो सकता है, वैसे तो बहुत कम लेते हैं, बट मैं वैसे बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद है, इसका आंसर मैं दे चुकी, व्हाट आर द एरियाज ऑफ जजमेंट हियर। अब सिचुएशन वेयर मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट विल नॉट वर्क। अब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे मेरे को एक्सेसिव वे में प्रोफेशनल जजमेंट लगाना ही पड़ेगा। वहां पे मैं ये नहीं देखूंगी अच्छा मेरी 20,000 की गलती थी, मटीरियलिटी तो 50,000 की है, तो मैं इग्नोर करूंगी। अच्छा मेरी जो गलती है वो 3 लाख की है, मटीरियलिटी 50,000 की है, यहाँ तो मुझे चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा। कुछ सिचुएशंस होती है अपने पास जहाँ पे हमें प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ता है, बियॉन्ड मटीरियलिटी भी जाना पड़ता है। तो कैन एनीवन गेस, सिचुएशन बहुत सारी हो सकती है। मेरे पास एक मास्टर एग्जाम्पल है जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मटीरियलिटी भी कहीं कहीं पे हमें काम में नहीं लेनी है और प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है। एंड हियर इज द सरप्राइज फॉर यू माय स्टूडेंट्स, इट्स लोन एंड डेट कोवेनेंट्स। अब ये मत बोलना कि तुमने लोन एंड डेट कोवेनेंट्स के बारे में पढ़ा ही नहीं है, मैं पढ़ के निकली हूँ। मुझे पता है कि AS1 एंड इंडेस 1, मतलब CA इंटर वाले AS1 में पढ़ चुके हैं और CA फाइनल वाले इंडेस 1 में पढ़ चुके हैं डेट कोवेनेंट्स के बारे में, जहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन को डिसाइड करना पड़ता है कि वेदर सच लोन जिसके ऊपर डेट कोवेनेंट्स लगे हुए हैं वो करंट क्लासिफिकेशन में जाएगा या फिर नॉन करंट क्लासिफिकेशन में जाएगा, राइट। तो अब मेरे पास, अच्छा कोवेनेंट क्या होता है, कोवेनेंट का मतलब होता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जब मैं बैंक से लोन उठाने गई थी, कौन, कंपनी, जब बैंक से लोन उठाने गई थी तो बैंक ने बोला था
इन एनी केस, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, जैसे ही जो आपकी डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से नीचे गिर गई, क्या हो गया, नीचे गिर गई, तो वहां से लोन जो है आपको हमें रीपे करना पड़ेगा। जब तक आपकी जो रेशियो है, ठीक है, इयर्स वगैरह हो गए, बट एक और कोवेनेंट था वहां पे कि मेरे को अपना डेट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन करके चलना है। इससे कम हुआ तो उसी दिन से, विद इन दैट पर्टिकुलर ब्रीच, उसी दिन से मेरे को 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, लोन को रीपे करना पड़ेगा टू दी बैंक। तो ये सिचुएशन था। अब क्या हुआ, केस समझ आ गया ना तुमको? तो अब मेरी जो एक्चुअल सिचुएशन थी ना बैलेंस शीट में, वो क्या थी, मेरा जो डेट इक्विटी रेशियो था वो 1.5:1 आ रहा था, मतलब 0.5 की कमी पड़ रही थी। तो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से मुझे उसको क्लासिफाई कर देना चाहिए था करंट में, करंट लायबिलिटी में, ठीक है। बट मैनेजमेंट था ठहरी शातिर, उसने क्या किया, मैनिपुलेट कर दिया अकाउंट्स को, और कुछ 50,000 1 लाख का हेयर फेयर करके उन्होंने जो इक्विटी रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो है उसको 2:1 पे ला दिया। अब 2:1 पे जैसे ही लेके आए तो ब्रीच माना नहीं जाएगा और वो अपनी ओरिजिनल नॉन करंट क्लासिफिकेशन पे है। तो यहाँ पे गलती क्या हुई, मेरी एक्चुअल सिचुएशन थी 1.5 की, बट मैनिपुलेट करके उसको दोबारा से क्या कर दिया, 2:1। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़े से अंतर की वजह से कुछ मैनिपुलेशन हुई, जिससे कि क्लासिफिकेशन पूरी हिल चुकी है, वो करंट में जाना चाहिए था बट नॉन करंट में है, क्यों, मैनिपुलेशन की वजह से। तो यहाँ पे मटीरियलिटी काम नहीं आएगी। हो सकता है उन्होंने जो मैनिपुलेट किया है ना अमाउंट 2:1 पहुंचाने के लिए रेशो को, वो 30,000 का किया है, और मेरी मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड कितनी है, 50,000, तो उस हिसाब से तो मुझे इग्नोर कर देना चाहिए। बट मैं क्यों करूँ इग्नोर, 10 CR का लोन था वो, उसमें ब्रीच हुई है, तो वहां पे मैं 30,000 की हेर फेर को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे मेरी जो बैलेंस शीट की पोजीशन है उसका जो ट्रू एंड फेयरनेस है वो क्या हो गई, पूरी खत्म हो चुकी है। क्यों हो गई, 10 CR को जहां आपको करंट में दिखाना था कि 6 महीने में ही पेएबल है, वहां आपको आप उसको नॉन करंट में दिखा रहे हो। तो यहाँ पे मटीरियलिटी काम नहीं आएगी, यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा कि आई कांट इग्नोर दिस एरर, मैं इस एरर को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। कौन बोल रहा है, ऑडिटर। तो ये क्या हो गई मेरी प्रोफेशनल जजमेंट इन मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। इसमें कोई दिक्कत है किसी, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वी कैन मूव टू आर नेक्स्ट पॉइंट। अब इतना सारा एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया है, ये आपको बेयर ऐसे में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। Next point we have the nature, timing, and extent of audit procedures used to meet the requirement of essays and gather audit evidences. अब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर किस तरीके का होगा, किस टाइम पे मुझे अप्लाई करना है और कितना अप्लाई करना है, इसमें भी क्या लगेगी, मेरी प्रोफेशनल जजमेंट लगने वाली है। मुझे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना होगा कि कितना मुझे नेचर, कौन से नेचर का मेरा ऑडिट प्रोसीजर होना चाहिए, क्या उसकी टाइमिंग रहेगी, किस टाइम मुझे उसको अप्लाई करना चाहिए, और कितने एक्सटेंट यानी कितना करना चाहिए, ठीक है। अब ये तो मैम आपने हिंदी ट्रांसलेशन किया है, हमें वैसे ही समझाओ जैसे आपने फर्स्ट बुलेट समझाया है। यस ऑफ कोर्स माय स्टूडेंट्स, I am here to explain you everything, right? तो अब अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। इसमें भी क्या लगती है, प्रोफेशनल जजमेंट लगती है, राइट। तो अब नेचर क्या होगा, मान लो ऑडिटर जो है वो इन्वेंट्री की ऑडिट पे गया है, ठीक है। अब ऑडिटर ऐसा नहीं है कि सीए ही जाता है, आर्टिकल्स को भेजा जाता है भरी धूप में चाहे बरसात हो कुछ हो, आर्टिकल बेचारा परेशान, और जो उसका कन्वेंस होता है वो भी उसको पूरा नहीं मिलता, एटलीस्ट सीए फॉर्म में तो नहीं मिलता था जितने लगे हैं, फिर वो उसका हिसाब लगाते थे। आप अगर घर से ऑफिस आए हो तो आपका इतना पैसा लगता, आप अपने घर से क्लाइंट पे गए हो, आपका इतना पैसा लगा है, तो ऑफिस आने का पैसा हम इसमें से काट रहे हैं। पहले ही स्टाइफन कुछ 4-5 हजार की मिलती थी, उसमें हम अपना पैसा लगा के ऑडिट प्लेस पे जा रहे हैं, क्लाइंट साइट पे जा रहे हैं। उसमें भी वो कह रहे हैं कि अगर आप ऑफिस आए होते,
वहां पे एक आर्टिकल जो है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ने का मन करता है उसका। ये हाल हो जाता है, इतना चिंदी चोरी चलती है। तो हम बात कर रहे थे ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री के बारे में। ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री करेंगे तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल वी हैव फिजिकल वेरिफिकेशन। क्या? मैं जब भी क्लाइंट साइट पर जाऊंगी इन्वेंट्री का ऑडिट करने के लिए, तो वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑडिट प्रोसीजर है वो लगाऊंगी। मतलब मैं वेरीफाई करूंगी जितना भी नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मुझे दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्या दे आर एग्जिस्टिंग, एग्जिस्ट कर रही है वो, राइट। फिर उसके बाद है टाइमिंग। टाइमिंग क्या? मैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ईयर एंड पे जाऊं या मिड ईयर जाऊं? प्रोफेशनल जजमेंट यहाँ पे बोलती है कि आपको ईयर एंड पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में अगर आप जाओगे तो आपको रिकंसिलिएशन करने में क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आप ईयर एंड पे जाओगे, वहां पे रिकंसाइल भी कर पाओगे आप इन्वेंट्री स्टॉक को। फिर उसके बाद है एक्सटेंट। एक्सटेंट का क्या मतलब हो गया? अगर मैं इन्वेंट्री का ऑडिट करने गई हूँ तो मुझे एक एक इन्वेंट्री को देखना है या फिर सैंपल चेक करने हैं? मतलब फॉर डेट्रियोरेटिंग इन्वेंट्री, स्लो मूविंग, हाई मूविंग, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मेरा जो क्लाइंट है ना वो डायमंड के बिजनेस में डील करता है। ठीक है, अब डायमंड ठहरा हाई वैल्यू इन्वेंट्री, तो वहां पे मुझे चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, वहां पे मैं सैंपलिंग नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि वो हाई मूविंग, सॉरी, हाई वैल्यू आइटम है। तो ये क्या थी? मेरी प्रोफेशनल जजमेंट का एरिया था। ओके, मुझे ये तुमसे पूछना चाहिए था बट मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इसमें मैंने तुम्हें ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री का एग्जांपल दिया है जहाँ पे मैंने बताया नेचर क्या होगा? फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। टाइमिंग, इसमें प्रोफेशनल जजमेंट लगेगी कि साल के एंड में जाए या मिड ईयर में जाए, या फिर एक्सटेंट में कि कितना हमें चेकिंग करना है इन्वेंट्री का। ठीक है, then we have next bullet, that is evaluating whether sufficient appropriate audit evidences has been obtained। हमें evaluate करना है कि जो हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हैं और उससे हमें कुछ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुए हैं, तो क्या वो सफिशिएंट है? वुड दे बी सफिशिएंट टू मेक माय ओवरऑल ओपिनियन? वो मुझे जजमेंट लगाना होगा। एंड वेदर मोर नीड्स टू बी डन, या फिर मुझे और ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाने टू ऑब्टेन दी मोर ऑडिट एविडेंसेस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसेस। सारे एसेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको मैं मेट कर पाऊँ। देयर बाय द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? उसको रीजनेबल एश्योरेंस देनी है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर free from material misstatement whether due to fraud or error, and it will be giving the true and fair view of the financial statements। ये उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है और उसपे उसको क्या देना है? रीजनेबल अश्योरेंस देना है। ठीक है, और उसके लिए हम प्रोफेशनल जजमेंट लगा रहे हैं कि जितना मैंने ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किया वेदर दे आर सफिशिएंट और नॉट और मोर नीड टू बी डन। इसका भी एग्जांपल आई हैव sufficiency of audit evidences। फॉर एग्जाम्पल, पहले वाले पॉइंट में हमने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को समझने के लिए इन्वेंट्री का एग्जाम्पल लिया था। मैं चाहती तो इन्वेंट्री का एग्जाम्पल कंटिन्यू कर सकती हूँ सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस में, बट फिर वो बोरिंग हो जाएगा। थोड़ा सा वेराइटी में लेके आई हूँ, मैंने बैलेंस शीट के अलग अलग आइटम्स उठाए हैं एंड विल बी ट्राइंग टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर, राइट। तुमने देखा होगा कि मैं मतलब पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे फोकस करती हूँ, देन उसके बाद हम आंसर राइटिंग की बात करेंगे, राइट। सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, मेरा जो ऑडिट है वो किसका है? ट्रेड रिसीवेबल्स का। किसका है? डेटर्स का। अब बैलेंस शीट में मेरे पास डेटर बहुत सारे थे, ठीक है, और उन डेटर्स में से मैंने ऐसे डेटर उठाए हैं जो कि आउटस्टैंडिंग है और जिनका जो वैल्यू है वो 80 लैक्स है। बहुत ज्यादा हाई आउटस्टैंडिंग डेटर्स है जिनसे मुझे पैसा मिलना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जितने भी मोनेटरी टर्म्स में मेरे मोटे वाले डेटर्स थे जिनसे मुझे पैसा लेना है, मैंने उनको क्या किया? एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना स्टार्ट किया। एक्सटर्नल कंफर्मेशन मेरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर हो गया। ठीक है, कितना भेजा मैंने?
उन डेटर्स को जिनका हाई अमाउंट है इन माय बैलेंस शीट। जैसे एक्सेल है मेरा, मेरे पास उसके पास डेटर की एजिंग है, उसमें अमाउंट लिखे हुए हैं, इनवॉइस लिखे हुए हैं। मैंने अमाउंट वाला फिल्टर कॉलम उठाया और वहां पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का फिल्टर लगा दिया। जो पहले 10 या 20 मेरे पास डेटर की लिस्ट आई, वो फिल्टर लगा के तो मैंने उनको क्या किया, कंफर्मेशन भेजना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा तो मुझे इन रिटर्न कितना रेस्पॉन्स मिला, 50 लाख वाले डेटर से मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। बट जो 30 लाख के रिमेनिंग डेटर से उससे मुझे कोई रिप्लाई नहीं। तो यहाँ पे अब ऑडिटर को जजमेंट लगाना पड़ेगा कि जो मुझे 50 लाख मिल चुका है, वेदर आई शुड रिलाई ऑन दैट, एंड जो नहीं मिला है तो शुड आई इग्नोर इट। नहीं, यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट क्या बोलेगी कि जो 50 मिल गया है आप एक बार उसको भी चेक करो कि वो ऑथेंटिक सोर्स से आया है कि नहीं। ठीक है, सीए फाइनल वाले इसको कनेक्ट कर सकते हैं चैप्टर 1 से, जिसमें कि एक क्वेश्चन है हमारा डेटर कंफर्मेशन का। उसमें ये लिखा होता है कि हमने डेटर से कंफर्मेशन लिया और विद इन नेक्स्ट डे ही मेरे को कंफर्मेशन मिल गई बहुत सारे डेटर्स की। और वो कंफर्मेशन मिली मुझे एंड मेरे आर्टिकल ने चेक किया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही इनवैलिड है उसका। जो मेरा डाटा था उसका जीएसटी नंबर ही इनवैलिड है, तो मुझे कंफर्मेशन कैसे मिल गई? मतलब कि वहां पे कुछ तो रेड फ्लैग है, मैनेजमेंट ने कुछ तो मैनिपुलेशन किया है। जहां पे मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजी थी, हो सकता है वो कल्यूजन हो गया हो मैनेजमेंट एंड डेटर के बीच में, एंड फिर वहां से आया हो रिप्लाई एंड वो गलत फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर से आया था। तो यहाँ पे सी फाइनल वाले तो इसको शॉर्ट शॉर्ट कर पा रहे हो कनेक्ट, ये प्रॉपर एक क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, और जो 30 लैक्स नहीं आया है उसका ये तो केस था। फिर 30 लैक्स का रिप्लाई नहीं आया, तो यहाँ पे ऑडिटर बोलेगा कि नहीं, मैं इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, मेरे को यहाँ पे क्या लगाने पड़ेंगे, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे को एक्सटर्नल कंफर्मेशन से नहीं कुछ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन हो पाए तो मैं ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स लगाऊंगा टू ऑब्टेन दी ऑडिट एविडेंसेस। तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा, उन डेटर्स को रिमाइंडर भेजेगा, ठीक है, फॉर कंफर्मेशन। और उसके बाद चेक करेगा सब्सीक्वेंट रिसीट। मान लो वो मार्च एंड पे आउटस्टैंडिंग थे, हो सकता है कि अप्रैल में मेरे मेरे जो बैंक स्टेटमेंट है कंपनी की, उसमें क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, किसी से उसको किसी पार्टी से पैसा मिला है, तो वो मुझे देखना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं सब्सीक्वेंट रिसीट, तो वो चेक करूंगी। ठीक है, तो ये क्या था, मेरा ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर था, तो ये जजमेंट थी। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो वहां पे फिर ऑडिटर को मॉडिफाइड ओपिनियन देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जजमेंट के एरिया समझ आए। जजमेंट सबसे पहले तो ये लगाना कि कौन से डेटर को कंफर्मेशन भेजना है। तो यहाँ पे मेरा आंसर आया कि मुझे हाई वैल्यू डेटर को भेजना है, जहां से मुझे पैसा ज्यादा मिलना है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड जजमेंट का एरिया था कि जो मुझे कंफर्मेशन मिली है वो ऑथेंटिक है भी कि नहीं। फिर थर्ड था कि जो मुझे नहीं मिला है उसके लिए मुझे क्या करना है, डायरेक्ट ओपिनियन दे दूं या फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करूं। तो ये जजमेंट का एरिया था। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे आपको ये चीज भी क्लियर हो गया होगा कि हम, और फिर यही से हम देखेंगे कि ये सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस है कि नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब ये वाला बुलेट समझ आ गया होगा। Then we have the evaluation of management's judgment in applying the entities applicable financial reporting framework. इसका क्या मतलब है? हमने ये पढ़ा था कि the responsibility of preparation and presentation of financial statement is wholly and solely the responsibility of management and where appropriate TCWG, those charged with governance। हमने ये देखा था। तो अब जो मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी है वो फाइनेंशियल्स को बनाते हुए, बुक्स ऑफ अकाउंट को क्रिएट करते हुए, मेंटेन करते हुए कुछ तो जजमेंट लगाएगी। जजमेंट किस चीज की? अब ऑडिटर अपना चेकिंग में जजमेंट लगाता है, मैनेजमेंट प्रिपरेशन में जजमेंट लगाएगा। तो प्रिपरेशन में जजमेंट के एरियाज होते हैं अपने पास, वो जजमेंट के एरियाज क्या होंगे, एंड फिर उस जजमेंट मैनेजमेंट जजमेंट वाले एरिया को हमें कैसे डिसाइड करना है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, हम दो बात कर रहे हैं, एक है मैनेजमेंट की जजमेंट और एक है प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अगेन एएस बेसिस पे, इंडेस बेसिस पे। ठीक है,
तो वी हैव दिस इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट। मैनेजमेंट की जजमेंट को हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है।